नमस्कार साथियों, सरकार तक पहुँचाई जाए। तो ये बातें रहीं। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय नेताओं ने संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की। ये कैसे? साथियों जैसा कि आपको पता होगा कई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो ये कहते हैं कि 1857 का जो एक इंसिडेंट है वो महज़ एक इंसिडेंट है। वो क्रांति है ही नहीं। हालाँकि ये वाद-विवाद का विषय विमर्श का विषय है। उस पे जाने से बचेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप कह सकते हो 1857 की क्रांति को ध्वस्त किया गया इसके पीछे का एक कारण भी बताए जा सकते हैं कि प्रॉपर जो एक संवाद है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था और इस तरी इसका एक सीधा-सा मतलब ये भी बताया जाता है कि एक ऐसा कोई गठन या ऐसा कोई संगठन नहीं था जिसके माध्यम से ये जो क्रांति थी 1857 की उसको आगे बढ़ाया जा सके। एक लफ्ज़ों में कहें तो नेतृत्वकर्ता की कमी। तो इसके बाद 1857 के बाद ज़रूरत पड़ा कि हाँ, कहीं न कहीं हमें भी एक प्रकार की एक ऐसी स्थिति बनानी है, जिसके माध्यम से लोग संगठित हो सकें, जिसके माध्यम से अपने बातों को सरकार तक पहुँचा सकें। तो एक कारण में ये रहा 1857 के बाद नेतृत्व विहीन राष्ट्रवाद की अगर एक शब्दों में बात कहें तो नेतृत्व विहीन राष्ट्रवाद की उभार को नेतृत्व देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की आप कह सकते हैं ज़रूरत पड़ी। भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में अधिक भागीदारी की मांग बढ़ी। स्वाभाविक तौर पे चूँकि हमारे देश में आप हो और हमारे देश के लिए ही आप नीति बना रहे और उस नीति निर्माण में हमारे लोगों की भागीदारी ना हो, तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात होती है। और तत्कालिक जो भी देश के विशेष तौर पे भारतीय रहे, जिसमें आगे चल के नाम भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने ये बात कहा कि जो भागीदारी है आपका नीति निर्माण में, उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। बहरहाल, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे और दरअसल अगली बात ये है, समराइज़ कर दूँ मतलब हमने क्या समझा कि स्थापना क्यों हुई? स्थापना होने के पीछे की जो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या कह रहा? तो पहली बात कि असंतोष रहा था। क्यों असंतोष हुआ? चूँकि आर्थिक शोषण हुआ था। आर्थिक शोषण होने से सामाजिक समस्याएँ, राजनीतिक समस्याएँ और इन इन समस्याओं ने लोगों को कहीं न कहीं आप कह सकते हो तो मजबूर किया कि आप एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। दूसरी बात इसमें हमने ये देखा कि 1857 के बाद नेतृत्व विहीन राष्ट्रवाद को देखा गया। कहीं न कहीं लोगों में एक तरीके का जागरूकता तो था, राष्ट्रवाद की भावनाएँ तो थी, लेकिन उस भावनाओं को प्रकट करने हेतु कोई एक ऐसा मंच नहीं था। तो लोगों ने सोचा जो भी उस वक़्त तत्कालिक जो क्या कहते हैं नेतागण थे, उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसे मंच की, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके माध्यम से बात को पहुँचा सके। अंततः देखा गया दरअसल बात ये की गई कि जब तक हम अपने देश में बनाने वाले नीतियों के जो एक ग्रुप है, एक स्कूल मतलब दरअसल एक विचार होता है और मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो संदर्भित तंत्र है जिसके माध्यम से भारतीयों के लिए नीति बनाई जाती है, उस तंत्र में भारतीयों की भागीदारी हो, इसलिए भी संगठन की आवश्यकता है। तो स्थापना हमने देखा अगली बार, व्हिच मीन्स अब अगले खंड में चलते हैं और अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि स्थापना कब हुई? हालाँकि ये तथ्यात्मक है और तथ्यात्मक होने के नाते ये चैलेंजिंग भी है। अगर आपके ज़हन में नहीं है और सवाल आ जाए तो मुश्किल होगा इसको प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाना। साथियों ये तो जग ज़ाहिर है कि 18 दिसंबर 1885 को भारत के बहुत बड़े संगठन का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 स्थापना की जो भूमिका थे वो दरअसल ए.ओ. ह्यूम को बताया जाता है और प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ गोकुल दास करके जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी मैं चूँकि कड़ी बनी रहे, लिंक बनी रही इसलिए मैंने इसे लिखा। ए.ओ. ह्यूम के बारे में हालाँकि आगे बात आएगी। पहली अध्यक्ष जो थे व्योम उमेश चंद्र बनर्जी इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर आता है, मिलान करने के लिए आता है। 72 प्रतिनिधि थे और ये भी बातें कही जाती है कि प्रतिनिधि कहाँ से थे, वो भी आगे देखने को यहाँ पे थोड़ा-सा बात अगले स्तर में है, अगले पड़ाव का जो एक मुद्दा है वो दरअसल है स्थापना का उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला ही पॉइंट कहा जा रहा है भारतीयों को एक मंच पर लाना। सबसे पहले क्या कहा था कि लोगों को कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे लाना। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 1857 में क्रांति हुई और उस क्रांति की विफलता की जब असेसमेंट किया गया, उसमें एक बहुत बड़े जो पॉइंट निकल कर आता है, वो ये लोगों में जो ये आक्रोश है वो तो थे, राष्ट्रीयता की भावना तो थी, लेकिन लोगों में कहीं न कहीं एक तरीके का स्क्रैटिंग वाला जो है ना वितरित जो एक समूह है,
वो देखा गया। मतलब ये कि एक मंच पे लोग नहीं थे, एक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं थे, एक साथ जुड़े हुए नहीं थे, जिसका कारण ये रहा कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। तो इसी से सीख लेकर के पहला उद्देश्य ये रखा गया था कि हम सभी भारतीयों को एक मंच पर लाएँगे, चूँकि जहाँ भी आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1780 सॉरी 75 से 82 का एक जो समय था, जहाँ अमेरिकी क्रांति हुई और लोगों लोगों ने ब्रिटिशर्स को वहाँ से पराजित कर दिया, आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं। और ये तभी संभव हो पाया था जब वहाँ लोग जो है एकत्रित हुए, विशेष तौर पे एक मंच पे रहे। तो उन्हीं एग्ज़ाम्पल को देखते हुए पहला उद्देश्य जो था कि भारतीयों को एक मंच पर लाना है। दूसरी बात कही जा रही ब्रिटिश प्रशासन में सुधार की माँग। साथियों एक शब्द भी इसमें कहा जाता है कि चूँकि हम भारत को स्वतंत्रता का आग्रही थे, हम स्वतंत्र हों ऐसी बात कर रहे थे। हम अपने जो भी सिचुएशन थी संवैधानिक तरीके से हम बात को रख रहे थे और कह रहे थे हमें स्वतंत्र करो। लेकिन एक बात कहीं न कहीं कई ऐसे जो हिस्टोरियन हैं उनके द्वारा भी कहा जाता है कि अगर उस वक़्त भारत को आज़ादी मिल जाती तो जो तंत्र है, तंत्र को चलाने के लिए लोग की भी आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि मैं भी मान लूँ, अभी मान लिया जाए किसी भी प्रकार के व्यवस्था हमारे समाज में है। जैसे एक बात तो मैं यहाँ नेहरू जी का बात याद आ गया। शुरुआत में ना जब भारत की आज़ादी हुई, जहाँ हमारा कोई लोकतंत्र का कोई विशेष अनुभव नहीं था, अभी शुरुआत ही हुआ था लोकतंत्र के साथ। जहाँ नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया था कि अभी जितना ज़्यादा हो सके आप सिविल सर्विसेज़ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कहें तो यूज़ में लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको स्वायत्तता दें ताकि वो आपके समाज को एक शेप दे सकें, आपकी जो भी नीति रणनीति है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वही बातें यहाँ जुड़ती हैं थोड़ी बहुत कि यदि आप चाहते हैं कि आपका देश स्वतंत्र तरीके से चले, तो जो तंत्र है एक बात जान लें आप साथियों, तंत्र ना बहुत बदलता नहीं है। तंत्र मतलब ये कि अगर मान लो आज अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल अगर किसी भी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो नीतियाँ वगैरह बदलेगी वो स्वाभाविक है, वो बदलाव स्वीकार्य भी है। लेकिन जो तंत्र है, जो आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से समाज के साथ-साथ देश की अन्य व्यवस्थाएँ भी चल रही, वो बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है। वही बातें कहा जा रहा है कि यदि लोग इस बात से अवगत थे कि आने वाले दिनों में भारत को भी कहीं न कहीं आज़ादी मिलेगी। लेकिन आज़ादी मिल जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उस सिस्टम से आज़ादी मिल पाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आज भी देखिए हम उसी सिस्टम का पार्ट हैं, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज़ के लिए कहीं न कहीं उसी का एक आगे का रूप है। तो ये बात वहाँ आप कह सकते हो समझी जा रही थी या इस बात का आकलन किया जा रहा था कि कहीं न कहीं भारतीय समाज की भारतीयों की भागीदारी उस प्रशासन में होनी चाहिए जिस प्रशासन से भारतीय समाज संचालित हो रहा है। तो ऐसे विचार के साथ उद्देश्य आप कह सकते हो बनाया गया जिसके माध्यम से अंततः हमें कुछ न कुछ लाभ मिला। बहरहाल अगली जो बातें रही वो राजनीतिक चेतना का फैलाना मतलब फैलाव। मैं ये मानूँगा कि ये भी कहीं न कहीं प्रॉपर तरीके से एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों में जब तक राजनीतिक चेतना का फैलाव नहीं होगा, जागृति नहीं होगा, लोगों में एकजुटता नहीं आएगी, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जो है वो नहीं आ पाएगा। और जब तक आप राजनीतिक चेतना नहीं फैलाएँगे, जब तक आप राष्ट्रीय चेतना नहीं फैलाएँगे, सामूहिक तौर पे जोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ये तभी संभव हो पाता जब आप पॉलिटिकली लोगों को अवेयर कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि हाँ, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर जो गलत है उसको सही करने के लिए आपको किस प्रकार के स्टेप उठाने हैं, इन तमाम चीज़ों से रूबरू कराना तभी संभव था जब आपके पास एक बहुत बड़ा एक तंत्र हो जिसे तत्कालिक तौर पे कांग्रेस कहा जा रहा। तो ऐसी स्थिति प्रॉपर तरीके से बने, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का उभार हो, ऐसा उद्देश्य कांग्रेस के स्थापना के पीछे का अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी था। अगली बात कही जा रही संवैधानिक तरीकों से सुधार लाना। इसी बात का तो 1905 में ना एक बहुत बड़ी आप विद्वेष फैलती है कांग्रेस में और दो धड़ा तुरंत अधिवेशन में आपको पता होगा। बहरहाल अभी बात ये कही जा रही है उद्देश्य में कि दरअसल ये बातें कही गई शुरुआत में कि हम 2 तरीके से अपने आज़ादी की बात कह सकते हैं। एक तो ये कि डंडा उठाएँ, गोली-बारूद जो भी तमाम चीज़ें हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं उग्रवाद तरीके से। और दूसरी बात ये कहती जो इनके उद्देश्य का एक हिस्सा भी था कि हमें संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मेथड से बातें करनी है। वो कैसे? हम सरकार को अपने पत्र के माध्यम से आगाह कराएँगे, मेमोरेंडम जो भी चीज़ें होंगी उसको ये करेंगे और सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि हम सभी आपके इस शासन से आश्वस्त नहीं हैं, खुश नहीं हैं, हमें इसमें भागीदारी दिया जाए और अंततः धीरे-धीरे कहीं न कहीं
ये जो बात है वो स्वतंत्रता की ओर ले ले जाया जाए। इन्हीं विचार के साथ लोगों ने जो तत्कालिक मेंबर ऑफ कांग्रेस रहे मतलब जो आगे बने, उन्होंने इन्हीं विचार के साथ, इन्हीं उद्देश्यों के साथ सोचा और कांग्रेस की स्थापना कर दी। खैर, यानी कि संवैधानिक तरीके से सुधार लाना। अगली जो बातें हैं वो ये है, पहला भाग हमने देख लिया, दूसरा भाग है कांग्रेस का उदारवादी चरण और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहीं से हमारे जो स्वतंत्रता है उसका एक मजबूत आधार बना। साथियों, ये बात कही भी जाती है कि शुरुआत में जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा अगर संसाधन ना हो, तो आपको कहीं न कहीं प्रेम से, आग्रह से अपने विचार विमर्श से लोगों को बातें बताई जा सकती। जब आपके पास बंदूक ना हो, अगले के पास बंदूक हो, तो आप बहुत ज़्यादा ऑफ़ेंसिव नहीं हो सकते। तो ये दौर भी था या यूँ कह लें ये एक बहुत बड़ी मजबूरी भी रही होगी तत्कालिक जो अ, उदारवादी नेता रहे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था बहुत ज़्यादा कि वो इतने बड़े साम्राज्य को जो पूरे विश्व में तकरीबन फैला हुआ है, उससे डायरेक्ट लुभा ले सके। तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक चालाकी भी थी, एक सुदृढ़ एक विचार, एक परिपक्वता भी दे कही जा सकती है रहा जिसके मतलब शुरुआत में कि उन्होंने अपने संवैधानिक तरीके से बातों को बढ़ाया। जब धीरे-धीरे व्यवस्थाएँ मजबूत हुई, भारतीयों की जो भागीदारी है तंत्र में बढ़ा, तब फिर मतलब उग्रवादी का जो विचार है वो सही ठहराया जा सकता है। बहरहाल, उदारवादी चरणों की विशेषताओं में देखें तो सबसे पहली बात ये यह चरण 1885 से 1920 तक रहा मतलब 2 दशक तकरीबन रहे। इस दौरान कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में था। उदारवादी नेताओं के नाम पूछे जाते हैं साथियों। नाम में दरअसल मिलाने की बात कही जाती है और आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हालाँकि मैं इनको नाम लिख कर लाया हूँ, अगर नाम एक बार दिखा दूँ आपको, ये हैं। प्रमुख उदारवादी नेता की बात करें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी। ये 5-6 जो भी नाम है इनको आपको ध्यान में रखना है। एक शब्दों में कहें तो रट लेना है। उग्रवादी नेता। एक इसके सापेक्ष उग्रवादी नेता भी आता है जो दरअसल अगले शायद खंड में हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। उग्रवादी नेता की जो दरअसल कही जाती है लाल, बाल, पाल। लाल, बाल, पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये उग्रवादी नेता थे। अगर ऑप्शन में ये रहे तो इनको छाड़ देना, ये उग्रवादी नहीं थे। तो वही बातें कही गई कि जो 20 साल का दौर रहा, ये उग्रवादी नेताओं के हाथ में रहा और वे संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे। स्वाभाविक तौर पे पढ़े-लिखे थे, इनको पता था कि अगर हम उग्र तरीके से इस सत्ता के विरुद्ध जाएँगे तो कहीं न कहीं हम उखाड़ कर फेंक दिए जाएँगे, हमारी अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। तो ये एक संगठित विचार था जिसके माध्यम से बढ़ाने की प्रयास की गई। अगली बात कही जा रही है ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद एवं याचिकाओं के माध्यम से सुधार की माँग की गई। मतलब ये विशेषताओं की बात कही जा रही है। पहली विशेषता क्या कि 20 साल तक चला, दूसरा क्या उदारवादी नेता थे, तीसरी बात क्या कि हम लड़ाई-झगड़े के साथ नहीं, हम संवैधानिक तरीके से आप कह सकते हैं अपने जो भी बात है उसको बताने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक है ना, जब चूँकि ये पढ़े-लिखे थे और उसके साथ ही साथ इनके अंदर परिपक्वता भी थी। परिपक्वता किस बात को लेकर? उनकी मजबूती, उनकी जो एक स्थिति बेहतर स्थिति थी, मजबूत स्थिति थी कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों की, उससे ये भली-भाँति भली-भाँति परिचित थे। तो उस परिचय ने इन्हें उग्र ना होने पे मजबूर किया। तो हमने विशेषता देख लिया और उदारवादी नेता कौन-कौन से हैं, इन्हें भी देख ली। अब है उदारवादी नेताओं की माँग क्या थी? माँग कैसे थे हमने देखा, अब है कि इनके डिमांड जो थे मॉडरेटर्स दरअसल इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं उदार को। पहली बात थी भारतीयों को प्रशासन और अधिकारी में भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी दी जाए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया साथियों, कि जब तक आपके देश में जो तंत्र है, जिस तंत्र के माध्यम से आप गवर्न हो रहे हैं, आप शासित हो रहे हैं, यदि आप उस तंत्र के हिस्सा नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे आपके ऊपर जो भी नीतियाँ हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपके विरुद्ध ही बनाई जाएँगी। अगर प्रॉपर विरुद्ध ना हो, तो आपके हक में भी ना हो, ऐसी बात कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब हमारी स्थिति तभी बेहतर होगी, जब हम अपने देश के तंत्र में भारतीयों को भागीदारी देंगे, भारतीयों की जो हिस्सेदारी है, वो बढ़ाएँगे। दूसरी बात कही गई कि सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए अधिक अवसरें मिलें। हाँ, ये बात तो थी और इसी अवसर को लेकर दरअसल हम सभी आज इस अवसर को और मतलब खैर
मैं ये कहना चाह रहा था कि इसी अवसर के पाने के लिए हम सभी आज प्रयासरत हैं कि कहीं न कहीं मौका मिल जाए। बहरहाल दूसरी बात तो ये कही गई आई मीन नेक्स्ट बात ये कि प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता मिले। ये इसलिए भी ज़रूरी था साथियों क्योंकि उस वक़्त ना जितनी भी बातें उठ रही थी, जो भी बातें बताई जा रही थी, उसे दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे अंग्रेज़ लोग। तो सबसे पहली बात ये भी कही गई कि जब भी हम अपना आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ प्रॉपर तरीके से ना दबाया जाए, हमारी बातों को सुना जाए, ऐसी बातें कही गई। बहरहाल बहुत ज़्यादा ये वो नहीं है। उच्च प्राथमिक उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो, अंततः न्यायपालिक की स्वतंत्रता बनाई जाए। ये भी एक मुद्दा बनकर आता है कि न्यायालय तंत्र हालाँकि काफ़ी हद तक कहीं-कहीं ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे गए, जहाँ थोड़ी बहुत तटस्थता देखने को मिली, लेकिन अंततः जो जिसके माध्यम से संचालित हो रही, वो न्यायपालिका भी उसी के पक्ष में लेगा। चूँकि ये न्यायपालिका लोकतंत्र का न्यायपालिका नहीं है। इसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अगर ये कोई गलत सज़ा भी दे दे, तो इसे प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं कि पुनर्विचार करने के लिए भी कोई वैसा तंत्र नहीं था। बहरहाल ये तो अलग मुद्दा है। नेताओं की माँग क्या रही? भारतीयों अगर थोड़ा-सा समराइज़ कर लें, पहली बात ये कही कि भागीदारी बढ़ाया जाए, किस चीज़ में? भारतीय प्रशासन में। दूसरी बात सिविल सेवाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी हो। विशेष तौर पे आप कहें अगर 2 एक शब्दों में कि आपका जो तंत्र है, उस तंत्र में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए जो-जो प्रयास किए जाने चाहिए, वो प्रयास किए गए। अगला बात है अब कांग्रेस की प्रारंभिक माँगें क्या रहीं? तो 1892 में पहली बार दरअसल सॉरी कांग्रेस की प्रारंभिक माँगों में पहली पहली माँग थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में सुधार की माँग। ये 1892 का परिषद अधिनियम क्या है, हम विस्तार से देखेंगे बाद में। अभी थोड़ा-सा आप रेफ़रेंस के लिए जान लें। इसमें जो ये है ना, जो क्या कहते हैं इसको, परिषद रही थी, जैसे आज हम लोग का कैसे विधानसभा है और स्टेट में विधान परिषद हैं, उसी तरीके से जो तंत्र थी, राजनीतिक स्ट्रक्चर थे, उस राजनीतिक स्ट्रक्चर में सुधार हो, भारतीयों की भागीदारी बढ़े, ऐसे-ऐसे कुछ बात इसमें कही गई। श्वेत और भारतीय न्यायालयों के बीच भेदभाव समाप्त हो, स्वाभाविक तौर पे बहुत ज़्यादा भेदभाव की स्थिति देखने को मिली थी, तो कही जा रही कि लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को देखी जाए, बिना किसी बायसनेस के चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, ऐसी गुहार लगा रहे थे, ऐसी माँग कर रहे थे। विकास कार्य में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, सैन्य खर्च का में कमी आए। ये कुछ बातें थी, प्रारंभिक माँगें थी। सैन्य खर्च इसलिए भी कहा जा स साथियों सैन्य खर्च में कम करने के लिए इसलिए भी बात कही गई थी क्योंकि जितने खर्च होते थे वो सारी की सारी जो देयता थी वो भारतीय जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, भारतीय जो भी लगान वगैरह वसूले जाते थे उसी के माध्यम से खर्च का वहन किया जाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लगान के ऊपर जो निर्भरता बढ़ेगी सरकार की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगान लेंगे तो फिर अंततः अत्याचार वाली स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए विकास कार्यों में खैर ये तो हो गया। अब अगले बात में अब है साथियों उग्रवादी नेताओं की नीतियाँ क्या थी, पॉलिसीज़ क्या थे जिसके माध्यम से वो अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, उसको देखने का प्रयास करते हैं। नीतियों में पहली बात कही जाती है शांतिपूर्ण विरोध। विरोध तो करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। फिर वही बात मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए ऐसा करने पे मजबूर थे क्योंकि उस तरीके का सामाजिक या फिर अवसंरचना नहीं थी, व्यापक आधार नहीं था, व्यापक जनसमूह की समर्थन नहीं थी कि ये विरोध करें और लोग इनके विरोध का आकर समर्थन करें और फिर अंततः सरकार को झुकना पड़े। गिने-चुने लोग थे, अगर विरोध शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं दबाना आसान हो जाएगा और वैसे भी उस वक़्त ऐसी नीतियाँ थी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा कि आप किसी भी प्रकार की चूँकि ये 1857 के बाद की स्थिति है और 1857 के बाद एक ड्रामेटिकल चेंज आता है सरकार के नीतियों में, अंग्रेज़ों की नीतियों में और उन नीतियों का एक पक्ष ये भी था कि किसी भी प्रकार का आप अगर विरोध करते हैं, तो आपको दबाया जाएगा, आपको शांत करने हेतु कहते हैं ना साम, दम, दंड, भेद जो भी है वो अपनाई जाएँगी। तो शांतिपूर्ण विरोध पहली बातें रही, दूसरी है संवैधानिक तरीकों का पालन करना। जो भी बातें हैं, जो भी एक पाथ है, जो मेथड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम लिख कर के मतलब यही बात नीचे कही गई है, हम याचिकाओं के माध्यम से जो मेमोरेंडम्स हैं, उनके माध्यम से अपनी बात को पहुँचाएँगे। दूसरी अगली बात है प्रेस एवं जनमत के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना। क्योंकि उस वक़्त जैसा कि मैंने आपको बताया था द हिंदू थी, पत्रिका, अनेक ऐसे न्यूज़पेपर, अखबार रहे जिसके माध्यम से केसरी दरअसल मैं नाम वही याद कर रहा था। एक केसरी पत्रिका रही जिसके माध्यम से जो है जनमानस में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके साथ ही सरकार को भी कई ऐसे चेतावनी के तौर पे अखबार के माध्यम से दिए गए, भेजे गए,
जिससे ये पता चल सके या जिससे ये जग ज़ाहिर हो सके कि जो नीति है हमारे नेताओं की तौर पे भारतीय संगठन में सॉरी विशेष तौर पे जो कांग्रेस की, वो ये है, ये है, ये है। अखबार के माध्यम से बताए जाने का प्रयास किया गया। तो नीति एक बार कह लें क्या शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, दूसरी बात ये कि हम किस अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कही कि हम अखबारों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से सरकार को अपनी जो भी समस्या है, उससे अवगत कराएँगे। ये नीति रही। अगली बात है साथियों, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन कौन-कौन से हुए? ये भी मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टैटिक्स पोर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सवाल आते हैं। पहला जो अधिवेशन है सेशन जिसे कहते हैं वो दरअसल 1885 में हुआ, आपको पता होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अधिवेशन जो थे वो अध्यक्ष थे। 1886 दूसरा होता है, द्वितीय अधिवेशन दादा भाई नौरोजी को ध्यान में रखना आपको, मिलाने के लिए आया था शायद यूपीपी से। जो प्रमुख है 20 सालों में जो प्रमुख अधिवेशन हुए उसे ही बताने की प्रयास की जा रही। तीसरा 1887 का अधिवेशन है मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई और अंततः जहाँ चीज़ें अस्त-व्यस्त हो गई, कांग्रेस 2 धड़ा में बँट गई, वो थे 1905 बनारस अधिवेशन। हालाँकि यहाँ नहीं बँटा, बँटने का तो कार्य जो सूरत अधिवेशन है वहाँ हुआ, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें जो थी वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं थी। कहीं न कहीं एक अलगाव-सी स्थिति देखने को मिल रही थी। तो ये प्रमुख क्या है? अधिवेशन। अगली बात और भाग 3 में देखेंगे, उग्रवादियों की उपलब्धि क्या रही और इनके क्या लिमिटेशंस रहे? यानी कि अचीवमेंट और लिमिटेशन। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को विकसित किया, पहली उपलब्धि और मैं ये कहूँगा इसी के लिए ही तो प्रॉपर तरीके से वो संगठित होने का प्रयास कर रहे थे, ताकि लोगों में अगर आप राष्ट्रीय भावना जागृत कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये लोग आपसे जुड़ेंगे और अगर जुड़ेंगे तो एक समूह बनेगा और अंततः हमारा लक्ष्य क्या था? समूह को बनाना, समूह किस पर आधारित हो? भावनाओं पर आधारित हो। कौन-सी भावना? राष्ट्रीय भावना। तो पहली उपलब्धियाँ क्या रही? भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को विकसित किया गया। दूसरी बात कही जा रही है ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसको पारित किया गया और ये बात विस्तार से कल जब मैं इससे एमसीक्यू में लाऊँगा तब इसको करूँगा। थोड़ा-सा आप ये जान लें कि जो भारत परिषद अधिनियम है, जो परिषदें रही वहाँ, उनमें भारतीयों की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जाए और कुछ हद तक बेहतर किया गया था, उनकी भागीदारी बढ़ाई गई थी और इसलिए एक प्रकार का जीत और उपलब्धि मानी जाती थी उस वक़्त कांग्रेस के द्वारा। राजनीतिक चर्चाओं के लिए मंच प्रदान किया। स्वाभाविक तौर पे जब हमने लक्ष्य देखा था शुरुआत में कि इसके जो स्थापना है, स्थापना करने के पीछे का मंशा क्या है, जिसमें पहली मंशा तो ये कुछ इसी प्रकार की रही थी कि हमें चर्चा करने के लिए एक मंच मिले, एक समूह मिले। अगली बात कही जा रही स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार करना और वन ऑफ द फाइनेस्ट आप कह सकते हो अचीवमेंट ये था। क्योंकि आज हम जिस आज़ाद भारत में हैं, उस आज़ाद भारत की परिकल्पनाएँ यही दौर में रची जा रही थी, इसी दौर में पनप रहा था और ये तभी संभव हो पाता जब कांग्रेस जैसे समिति या फिर कांग्रेस जैसे संगठन के द्वारा एक व्यापक जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जाता और सुनिश्चित किया गया तभी ये संभव हो पाया कि हम आज़ाद हो पाए। बहरहाल तो ये कुछ उपलब्धियाँ रही, कुछ अचीवमेंट रहे जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि हाँ, उन 20 सालों में मानता हूँ बहुत कुछ नहीं हुआ, पर जो भी हुआ वो आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर आधार प्रस्तुत किया। अगली बात है उदारवादियों की सीमाएँ, वो तो ये तो थी अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट है, अब है कि लिमिटेशंस क्या थे? पहली बात तो ये कि केवल प्रार्थना और याचिका पर निर्भर थे, है ना? दूसरी बात कही जा रही जनता के बीच सीमित लोकप्रियता थी और इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि अ, क्योंकि ये बात अब कही जाती है सीधे तौर पे कि लोकप्रियता कब बनती है ना? लोकप्रियता आप लोकप्रिय कब होंगे? जब आपका जो अस्तित्व है व्हिच मीन्स या तो आप बहुत ऐसे कुछ काम कर दें, जो मतलब अप्रतिम हो, जिसको बहुत ज़्यादा सोचा ना गया हो और आप वैसा कुछ कर दें, जिसे कहते हैं ना कि खैर, तो कुछ ऐसी स्थिति थी नहीं, जो भी वर्तमान में परिस्थितियाँ थी कांग्रेस को लेकर, कुछ ऐसा नहीं था कि क्रांति कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। उन्हें प्रार्थना के माध्यम से तमाम चीज़ें करनी थी, स्वाभाविक तौर पे जो इनकी एक पहुँच है, वो सीमित होगी ही होगी। तो हालाँकि ये भी बात कही जाती है, विस्तार में जब आप और देखेंगे, तो ये कि ज लोकप्रियता ना होने का कारण एक ये भी था कि इसमें जो लोग थे वो एलीट वर्ग के लोग थे, है ना? एलीट वर्ग मतलब ये कि धन-धान्य, पैसे वाले लोग
और उस वक़्त ये अभी आप देख लो, अभी कुछ पैसे हो जाते हैं तो लोगों की जो बर्ताव है समाज में वह कैसा हो जाता है। उस वक़्त भी कुछ यही स्थिति थी, जो गरीब थे, जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाने में अक्षम थे इन एलीट वर्ग के साथ। तो एक पैसे का होना, एक गरीबी का होना एक बहुत बड़ी खाई का काम था, विशेष तौर पे कांग्रेस के लोगों में, सॉरी कांग्रेस के संगठन और आम जनता के बीच में। हालाँकि बाद में जैसे-जैसे जनमानस की स्थिति बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जब लोगों ने देखा नहीं ये बड़े लोगों की पार्टी नहीं है, ये पैसे वाले लोगों की सिर्फ पार्टी नहीं है, कहीं न कहीं ये गरीबों की भी पार्टी हम जैसे सताए हुए लोग हैं, उनके शोषित जो लोग हैं, उनकी भी पार्टी है। तो फिर लोग जुड़े और फिर अंततः इनकी जो आप कह सकते हो उपयोगिता है वो बढ़ती चली गई। सरकार के कठोर रवैये के कारण कोई ठोस उपलब्धि नहीं। स्वाभाविक तौर पे चूँकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर रहे हैं? याचिकाएँ दायर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार इतनी कहाँ ये है कि आपकी तमाम जो भी बातें हैं वो सुन ले एक बार में, है ना? तो ब्रिटिशर्स का एक तरीके से ढीठ होना है दरअसल यहाँ एक शब्द होगा कहीं, शायद नहीं है इसमें। दरअसल मैं ये कह रहा ढीठ दरअसल एक ग्रामीण शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि आप बोलते जाओ, अगला व्यक्ति सुनता जा रहा है, टालता जा रहा है। यही टाल-मटोल की प्रक्रिया के माध्यम से कोई विशेष जो उपलब्धि निकल कर आनी चाहिए, नहीं आ पाई। हालाँकि इनके द्वारा जो है ना, उदारवादियों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि सरकार ये किया जाए, वो किया जाए। यदि सरकार ध्यान देता अगर ध्यान देता तो काहे का इतना समस्याएँ उत्पन्न होती, अंततः नहीं दिया ध्यान तो फिर कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। बहरहाल अगले आगे बढ़ते हैं और आगे है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाएँ। जब सरकार के सामने इस तरीके से कुछ लोग जिसे हम उदारवादी कहें याचिकाओं के माध्यम से जब अपनी बात को रख रहे थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ रही थी ब्रिटिशर्स की? सबसे पहले उन्होंने ये बात कहा था हँसी-मज़ाक के रूप में, कटाक्ष के रूप में और ये कटाक्ष करने वाले एक सिविल सर्वेंट थे और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आमेल करके एक नाम है, मैं भूल रहा हूँ शायद। ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर राजनीतिक भी थे और कहीं न कहीं वो सेक्रेटरी भी थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसके सचिव भी रहे थे। उन्होंने उन्होंने भी ये बात कही थी, हालाँकि उन्होंने विश्लेषण किया था कि जो भारत का कांग्रेस है ना, वो दरअसल शिक्षित वर्गीयों का जैसा कि मैंने आपको कहा कि पढ़े-लिखों का ही सिर्फ़ ये कटाक्ष के रूप में देखते थे। मतलब ये कि वो उनका बहुत ज़्यादा निर्णय ना लेना इस बात के लिए भी ये संकेत था कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे इस संगठन को। दूसरी बात कही गई, ब्रिटिश सरकार ने इसे सुरक्षित निकास द्वार के रूप में देखा। सुरक्षित मतलब ये सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के बारे में कहें। ये सेफ्टी वॉल्व क्या? दरअसल जब आप एक्टोबियन ह्यूम जिसे हम कहते हैं एओ ह्यूम के द्वारा पहली बात तो ये कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होनी है, ऐसा प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के पास गया, तो उन्होंने एओ ह्यूम को कहीं न कहीं कहा कि आप थोड़ा-सा इससे मदद करें दरअसल। और मदद करने का मतलब ये नहीं था, दरअसल ये बातें कही गई कि आप वहाँ जाइए और चूँकि ये बहुत ज़्यादा पार्टी होगी नहीं, पढ़े-लिखों की पार्टी है, तो जो 1857 के बाद के जो स्थिति थी, उसके बाद जो लोगों में जनमानस में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और समय-समय पर क्रांतिकारी आंदोलन होते रहते थे। लोगों सॉरी जो अंग्रेज़ थे उनके प्रति ये जो भेदभाव नहीं, दरअसल उसको क्या कह सकते हैं? आक्रोश उत्पन्न एक शब्द इसके लिए मैं भूल रहा। आंदोलन कह सकते हैं हाँ, आंदोलन होता होता चला गया वक़्त के साथ और सरकार भी डरने लगी क्योंकि अगर आप एक जगह, 2 जगह आंदोलन देखो तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ नहीं होती, दबाई जा सकती है। क्योंकि आपके पास तंत्र तो है लेकिन तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि अगर तमाम भारतीयों एक साथ अगर आपके साथ बगावत करते, दरअसल शब्द वही ढूँढ रहा था मैं। बगावत जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी सभी के द्वारा। बगावत कैसे? ग्रामीण लोगों के द्वारा भी, भारतीयों द्वारा जो वहाँ सरकार के तंत्र में उनके द्वारा भी। तो उन्होंने ये समझा दरअसल कांग्रेस सॉरी अंग्रेज़ों ने, यदि हम इस तरीके का कोई संगठन बना देते हैं, तो जो बगावत है वो बगावत रुक जाएगी और इससे हम सब निपट लेंगे और जो भी बहला-फुसला करके काम चला लेंगे, ऐसी नीति रही थी उसमें। हालाँकि शब्द ऐसा नहीं था, मैं अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। तो सेफ्टी वाल्व की बात यही हुई कि हमें सुरक्षा मिल जाएगी किससे? जो बड़े-बड़े बगावत आंदोलन हो रहे हैं उससे। खैर माँगों को टालने के लिए कुछ मामूली सुधार भी किए गए। स्वाभाविक तौर पे यदि आप इतने बड़े चूँकि इस वक़्त बहुत बड़ी तंत्र नहीं हुई थी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे थे, लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका तंत्र जो इस सॉरी इनका जो मंशा था वो यही था कि इनको कुछ थोड़ा बहुत काम करते रहे थोड़ी बहुत बात मानते रहे और जो व्यापक जन आंदोलन है उसको हम दबाते रहे।
इसके लिए इन इनके इ इसमें लोगों की थोड़ी-सी ये कहें तो विश्वसनीयता बढ़े, इसलिए इनके कुछ माँगों को माना गया और माँग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1892 का जो प्रतिशत भारत प्रति कहाँ गया ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, ये कहीं न कहीं उनका एक चालबाज़ी ही था। कि हम ऐसा थोड़ा-सा कर लेंगे तो लोग इन पे विश्वास करेंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे। बहरहाल, तो इन चीज़ों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की कुछ प्रतिक्रियाएँ रहीं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रही, जिससे हम सैटिस्फाई हो सके कि हाँ, हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से सुना गया। अगली बात कही जा रही है, भाग 4 उदारवादियों का अंत और कांग्रेस में विभाजन। जब ये समय है तकरीबन आप कह सकते हो भाग 4 उदारवादियों का अंत और कांग्रेस में विभाजन। बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कारण बना, जिसके माध्यम से लोगों में आक्रोश आई और आक्रोश आना भी था, क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो हिंदू-मुस्लिम की बात कही जाती है, वो नहीं थी। लोगों में भाईचारा जैसी स्थिति देखने को मिलती थी। तो भारत को 2 हिस्सों में बाँटना सॉरी जो बंगाल था उसको 2 हिस्सों में बाँटना, कहीं न कहीं इस बात को लेकर लोगों में डर हो गया कि ये कहीं न कहीं हमारे लोगों को एक-दूसरे से अलग कर रहे हैं, जिसे हम एक शब्द के इसके लिए एक हम शब्द यूज़ करते हैं, फुट डालो राज करो जैसी नीति। तो बंगाल विभाजन दरअसल हम ये देखने का प्रयास करें कि उदारवादियों के अंत कैसे हुआ और फिर कांग्रेस 2 धड़ा में बँट कैसे गई। उसी क्रम में पहली बात है बंगाल का विभाजन दरअसल लॉर्ड कर्ज़न के द्वारा आपको पता होगा 1905 में ये 1905 कर्ज़न की एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके कार्यकाल क्या थे, आपको बताना है ना? बंगाल विभाजन किया और इससे भारतीयों में भारी रोष उत्पन्न हुआ। कांग्रेस में 2 धड़े बढ़ गए, उदारवादी और गर्म दल। यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कांग्रेस में ही कई ऐसे लोग थे ना, वो इस बात को लेकर स्वीकार कर रहे थे कि नहीं-नहीं बँट गया रहने दो। उन्हीं में से कोई ऐसे थे, नहीं-नहीं कैसे हम रहने देंगे? हम अपने देश को इस तरीके से बँटने नहीं देंगे। हम अपने लोगों को, अपने राज्य को, अपने जो भी सामाजिक स्थिति है, उसको इस तरीके से बँटने नहीं देंगे। और यही बँटने नहीं देंगे और दूसरा बँटने देंगे, रहने दो ये 2 धड़ा बन गया, 1-2 विचार बने, तो एक वो लोग जो इनकी नीति को जो लॉर्ड कर्ज़न थे, इनकी नीति को स्वीकार करने वाले दरअसल उदारवादी कहलाए और जो इनके विरोध में गए, व्हिच मीन्स नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये करेंगे, वो दरअसल उग्रवादी के तौर पे कहलाए गए। तो यहाँ से मतभेद हुआ और अंततः सूरत का जो अधिवेशन होता है और उसमें उसमें जो हमारा कांग्रेस है, वो दरअसल 2 धड़ा में बँट जाता है। वो 2 धड़ा कौन-कौन से हैं? खैर यहाँ मैं लिखा हुआ था, मुझे लगा कि नहीं है। खैर कांग्रेस का विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बँट जाती है और वो अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक बार फिर से आपको ध्यान में रखना है, उदारवादी और गर्म दल। उदारवादी बीच मीन्स मॉडरेट इसके जो नेता थे या यूँ कह लें अ, पालक दरअसल गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज़ मेहता और दूसरे दल के जो लोग थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। जैसा कि मैंने आपको कहा था लाल, पाल, पाल। ल लाल लाल, बाल एंड पाल। तो लाल बाल पाल इस तरीके से। बहरहाल तो कांग्रेस का विभाजन के पीछे का थोड़ा-सा अगर मैं कन्क्लूड कर दूँ तो ये कि जब 1905 के बंगाल विभाजन होता है, उस बंगाल विभाजन में कई लोग इस विभाजन को स्वीकार करते हैं, कई लोग इस विभाजन को विरोध में जाते हैं। जो विरोध में जाते हैं जिनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया। और यहाँ से ये बात तय होती है कि हम अपने विचार को या यूँ कह लें हम अपने जो एक धड़ा है उसको अलग करेंगे और वहाँ से अलग हो जाते हैं ये कांग्रेस से। लेकिन नाम वही रहता है, नाम के पीछे या आगे आप जो कह रहे हैं कांग्रेस का 2 मतलब यूँ कह लें आप 2 नाम से जाना जाने लगा। कांग्रेस तो है लेकिन एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उग्रवादी चरण की यहाँ से उभार होती है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में उग्रवादी विचारधारा ही प्रबल तरीके से समाज में व्याप्त हो जाता है। हालाँकि बाद में फिर समझौता या कई प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद दोनों मिल जाते हैं और फिर एक होकर के सरकार के विरुद्ध जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध काम करते हैं। अब थोड़ा-सा वर्सेस व्हिच मीन्स ये कि ये थोड़ा-सा देखने का प्रयास करते हैं कि दोनों के जो मानसिक अभिव्यक्ति रही, दोनों के करने जो क्रियाकलाप करने का जो एक पैटर्न रहा वो क्या था? क्या अंतर था?
तो जैसा कि मैंने कई बार इसमें भी बात हो चुकी है कि संवैधानिक सुधार के माध्यम से चीज़ें व्यवस्थित होंगी, ऐसा विश्वास था उदारवादियों में। लेकिन इनका मानना था नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये लोग ढीठ है, ये लोग सुनते नहीं हैं, हम क्रांति करेंगे। क्रांति तरीके से हम मतलब जो अपनी बात है, वो सरकार को मनाने पे मजबूर करेंगे। दूसरी बात कही जा रही है कि नहीं, हमें अहिंसक प्रयोग करना है, लड़ाई-झगड़ा किसी भी प्रकार के जो हिंसा है, उससे दूर रहना है। ये कह रहे थे, नहीं, 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 हम दरअसल किसी भी प्रकार का मतलब जो जो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध करेंगे और प्रतिरोध का जो आधार होगा, वो स्वदेशी होगा और बहिष्कार आंदोलन होगा। मतलब ये कि हम दरअसल जो भी उनके द्वारा बनाए गए वस्तु हैं, जो भी आयातित वस्तु है, निर्मित वस्तु है, उसको बहिष्कार करके हम अपने वस्तु का निर्माण या अपने वस्तु का उपयोग करेंगे, जिससे हम स्वदेशी आंदोलन आगे चल कर के बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ा। दूसरी बात कही जा रही है, हम बहिष्कार भी करेंगे। बहिष्कार किस चीज़ की? गवर्नमेंट की। बहिष्कार किस चीज़ की? उनके नीतियों की। बहिष्कार किस चीज़ की? इनके आर्थिक जो भी परिप्रेक्ष्य हैं उनकी। बहिष्कार किस चीज़ की? उनके द्वारा लाए गए या उनके द्वारा जो भी दरअसल एक एक और शब्द इसमें आएगा। अंततः आप ये समझें कि सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें लाई जाएँगी हम उसको बहिष्कार करेंगे और इसी बहिष्कार के तौर पे नमक आंदोलन शुरू हुआ था। ये कहते थे कि हम याचिका करेंगे भाई, याचिका और ज्ञापन, ज्ञापन वही मेमोरेंडम वाली बात आती है। तो हम याचिका के माध्यम से, मेमोरेंडम्स के माध्यम से हम चीज़ें स्थापित करेंगे। लेकिन ये कह रहे थे नहीं, नहीं, हम प्रत्यक्ष आंदोलन करेंगे। बहुत हो गया, अप्रत्यक्ष आंदोलन आपने 20 साल से किया। क्या सरकार ने देखा? क्या सरकार ने सुना? क्या कुछ किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति बनाई आपके लिए? आंसर था नहीं। और इसी बात को लेकर के ये लोग एकजुट होते हैं, गरम दल वाले लोग, और अंततः सरकार के विरुद्ध आंदोलनकारी, क्रांतिकारी तरीकों से बताने का, झुकाने का, सामूहिक तौर पे प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो ये थे कुछ बिंदु जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्थापना से जुड़े थे। अब हम थोड़ा-सा इसे देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द सेशन कन्क्लूज़न क्या रहा, निष्कर्ष क्या रहा? तो निष्कर्ष के तौर पे ये देखने का प्रयास करेंगे कि उदारवादी चरण का योगदान क्या रहा? तो उदारवादी चरण में पहला योगदान जो था कि भारतीय राजनीति को संस्थागत आधार मिला। संस्थागत आधार कहने का मतलब पहले तो ये था कि अगर आपको ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई भी बात कहनी है तो आपको सुनी नहीं जाएगी। अब कुछ ऐसा था कि हाँ, अगर आप कांग्रेस के माध्यम से अपने बात को रखना चाहते हैं तो आपकी बात को सुनी जाएगी। कहीं न कहीं एक रिकॉग्निशन मिला भारत के अंदर किसी भी एक संस्था को, और वो संस्था कौन थी? क्या नाम है? कांग्रेस। दूसरी बात कही गई, ब्रिटिश सरकार के से बातचीत की परंपरा शुरू हुई। वही बात जैसे मैंने कहा, पहले तो कोई सुनते ही नहीं थे, अब कम से कम सुन रहे हैं। करें या ना करें, वो तो अगला प्रयास होगा, अगला स्तर होगा। शुरुआती स्तर में कम से कम सुनने की आवश्यकता थी और लोग पहले सुनते नहीं थे, अब तो सुनने लगे। अगली बात कही गई, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आधार तैयार हुआ। स्वाभाविक तौर पे जब लोग जुड़ेंगे आपके साथ, तो एक जो मानसिक ये आप राष्ट्रवादी विचारधारा है, मानसिक तौर पे वो पले बढ़ेगा, और जैसे ही जितना ज़्यादा व्यापक तौर पे ये चीज़ें वृद्ध होगी, बढ़ेंगी, आपसे लोग जुड़ेंगे और अंततः आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे। चौथी बात कही जा रही है, उदारवादी चरण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सॉरी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। ये बात तो स्वाभाविक है भाई, क्योंकि जब हम 1957 में एट द एंड ऑफ द डे आप कह सकते हो कि अपनी जो जर्नी थी संघर्ष की, उसको समाप्त किया और अपने एक लोकतंत्र और स्वतंत्र देश की स्थापना करा। उसकी शुरुआत दरअसल इन्होंने ही रखी, इन लोगों ने ही रखी। तो ये क्रेडिट या श्रेय इनको देना पड़ेगा, योगदान में मानना पड़ेगा। अगली बात है, संवैधानिक सुधारों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को नजरअंदाज किया। स्वाभाविक तौर पे मैंने कहा ही था, चूंकि इनके संवैधानिक सुधार तो थोड़ी बहुत कर ही दिए, लेकिन जो ये मांग को नजरअंदाज कर रहे थे, वो क्यों? क्योंकि इनको पता था कि ये बहुत बड़ी संस्था है नहीं, इनको हम थोड़े से प्रलोभन देकर के शांत कर लेंगे। तो कुछ ऐसी ही नीति के साथ इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। 1905 के बाद कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ जाता है और स्वतंत्रता संग्राम यहाँ से एक नया मोड़ लेता है। और यहाँ के बाद जो कांग्रेस है, वो अपने दिन दूनी रात चौगुनी के साथ अपनी जो क्या कह सकते हैं, विकास है, उसको आगे बढ़ाती है। तो ये थे कुछ बातें जिसके माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, स्थापना पीछे के क्या-क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों ऐसा हुआ? फिर अंत में 20 सालों की एक जो विकास यात्रा रही, अंततः ये यात्रा क्यों खत्म हो गई और यहाँ से फिर उग्रवादी चरण ने कांग्रेस का हाथ थाम लेता है, कांग्रेस के दमन या यूँ कह लें जो कमान है वो थाम लेते हैं और फिर आगे अंततः 1947 तक रुकता नहीं। खैर, अब ताकि मैं इसे मुझे ध्यान में नहीं था कि मैं ये भी टॉपिक इसमें दिया हुआ हूँ। खैर, अब ये जैसा कि अब ये है गरम दल के उदय का कारण।
हालाँकि ये वहाँ मुझे अगले सेशन में लेना चाहिए था, पर एक लिंक बनी रहे इसलिए मैं थोड़ा-सा शायद जोड़ दिया था, मुझे ध्यान में अभी आया। अब ये देखते हैं कि यहाँ तक तो हम नरम दल की बात कर रहे थे, उदारवादियों की बात कर रहे थे। अब थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि लोग गरम दल के रूप में उभर कर आए। तो पहली बात ब्रिटिश की उदासीनता दरअसल। उदासीनता व्हिच मीन्स ब्रिटिश इंडिफरेंशियंस टुवर्ड्स द मॉडरेट डिमांड। मतलब ये है ना उदासीनता करने का मतलब सुन ही नहीं रहे थे, कान में रुई डाल कर के मतलब पड़े हुए थे। तो ये एक बात थी और जो उग्रवादी थे उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख था कि हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, उदारवादी नेता लोग हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। कहते हैं ना बहरे को दरअसल यहाँ एक इतिहास में एक बात भी चलता है कि बहरे को सुनाने के लिए पटाखे छोड़ने चाहिए, ऐसा कुछ बातें था। ये उस सापेक्ष में बात की जाती है जब भगत सिंह बम फेंके थे। वहीं शायद कहा था कि जो बहरे हैं, उनको सुनाने के लिए ये चीज़ें की गई है, बम फेंका गया है। बहरहाल तो पहली बात ये उदासीनता के कारण सुन नहीं रहे थे, ढीठ हो गए थे एक शब्दों में कहें तो फिर एक परिवेश बना, एक एक बैक मतलब बैकग्राउंड बना जिसके आगे करम दल का उदय हुआ। बंगाल विभाजन भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कारण रहा चूँकि यहाँ से असंतोष हुआ। असंतोष किस भाव का? सॉरी असंतोष किस बात की? एकता की सॉरी मैं और बोल गया। असंतोष इस बात का कि हम एक हैं, हमें आप बाँटने वाले आप होते कौन हैं? हिंदू-मुस्लिम की एकता के प्रति जो एक प्रगाढ़ता थी, एक एकता थी, उसे ठेस लगा और अंततः लोगों में आक्रोश बना। बहरहाल युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार और उस वक़्त के युवा लाल बाल पाल जैसे थे और इन्होंने अपने ही जो हालाँकि ये बात यहाँ नहीं की जा सकती कि जो युवा थे उन युवाओं को दबाया जा गया वगैरह-वगैरह। हालाँकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे थोड़ा-सा टर्म दिया गया था जिसका लबो-लबाब ये था कि इस वक़्त तक युवाओं की जो एक स्थिति थी वो मजबूत होती चली गई थी। जैसे 1885 में बड़े-बड़े लोगों द्वारा विशेष तौर पे जो पढ़े-लिखे थे मतलब उम्र के तगाज़ा पे अपने आखिरी उम्र या जो भी कह लें वहाँ पहुँच चुके थे, उनके द्वारा ये शुरू की। लेकिन अब तक जो कांग्रेस की स्थिति थी, उसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इन युवाओं चूँकि युवा हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो थोड़ा-सा एक्सट्रीमिस्ट वाला नेशनलिज़्म होगा ही। वो कहते हैं ना उग्रवादी वाला कि नहीं-नहीं हम लेंगे, मतलब आज़ादी लेके रहेंगे, इसके लिए मुझे ये करना पड़े, वो करना पड़े, बहरहाल। तो ये भी एक कारण रहा जिसके कारण जो करम दल था, वो उनको उभार मिला। बहरहाल, अब आते हैं तो ये थे सेशन के कुछ प्रमुख टॉपिक जिसको हमने समझने का प्रयास किया। जाते-जाते एक और सवाल आपके साथ है और मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है प्रारंभिक कांग्रेस सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा है तीसरे सत्र की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उपयुक्त कथनों में कौन-सा से सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसके सही जवाब क्या होंगे? आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में इसके आंसर। अगले सेशन में इसकी व्याख्या के साथ उत्तर दी जाएगी। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। जाते-जाते एक बार फिर से एक मार्मिक अपील आपसे कि अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर थोड़ा-सा सपोर्ट आपका बनता है। और यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ज़रूर देखें या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ वीडियो का आनंद ले सकते हैं। बहरहाल, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं अगले प्रयास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।